यह है हॉरर पॉडकास्ट। यहाँ पे हम सिर्फ कहानी को सुनते हैं। स्क्रीन पे इमेज, वीडियो क्लिप्स ये सब नहीं होगा, इसलिए फोन को साइड में रख दो एंड कहानी को एंजॉय करो। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है मार्च महीने के 23 तारीख से। यहाँ पे तेज भागती हुई ट्रेन जो कि ऊंचे पहाड़ों के बीच में से जा रही है, नीले आसमान के गर्म धूप के तले हवा को चीरते हुए छुप छुप करती हुई माहौल को मनोरम बना दे रही है। ये नॉर्मल लोकल ट्रेन नहीं है, इसमें एक तरफ चलने वाला हिस्सा है एंड उसके साथ एक तरफ अलग से छोटे छोटे बहुत सारे रूम्स है। उन्हीं में से एक रूम के अंदर हिरोशी अपने हाथ में एक बॉक्स लेकर कुछ गिन रहा होता है। 1 2 3 4 5 6 7। अरे भाई, ये सब आखिर है किसका? मिसाई कहती है, लगता है कि तुम्हारे कैमरे के बदले गलती से इसको दे दिया है। अभी अगर जल्द से जल्द चेंज नहीं करवाया तो सब पैसे पानी में समझो। ये लोग थोड़े टेंशन में लग रहे थे। दरअसल अभी से एक दिन पहले इन लोगों को एक लॉटरी का टिकट मिला था। फ्री आइलैंड ट्रिप, बीच, होटल, मतलब मजे ही मजे है। तो ये लोग उसी दिन सामान वगैरह पैक करके फिर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो लोग जाने के लिए तैयारी कर रहे थे तब बैग में ज्यादा सामान भर गया था, इसलिए मिसाई कुछ चीजें बाहर निकाल लेती है एंड उसी में से ही एक था हिरोशी का कैमरा। वैसे भी तब शिनचैन टीवी पे किसी तांत्रिक का डांस देख रहा था, तो वो शोर मचा रहा था, उसी चक्कर में गड़बड़ हो गया। अब उसके बाद ट्रेन में उठ के उनको पता चला है तो हिरोशी ने क्या किया, ऑनलाइन ही एक कैमरा मंगवा लिया जो कि स्पेशल ट्रेन के लोग लाके पहुंचाएंगे एंड मे भी उसी चक्कर में पार्सल गलत पहुंच गया। हिरोशी बोलता है, देखो अब बोलना है तो ट्रेन वालों से ही बात करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा। मिसाई कहती है, क्यों ना हम आसपास किसी से पूछ के देखें, मतलब हो सकता है हमारे पार्सल को किसी और को दे दिया हो और उनका वाला हमारे यहाँ। अब ये लोग क्या करते हैं, अपने रूम से बाहर निकल के राइट साइड वाले रूम के डोर के पास पहुंच जाते हैं। वो लोग 2-3 बार आवाज लगाते हैं, फिर जाके एक चलने की आवाज अंदर से आती है, एक भारी कदमों की आवाज। रूम का स्लाइडिंग डोर ओपन होता है, वहां से एक ऊंचे कद का आदमी उनके सामने आके खड़ा हो जाता है। वो ब्लैक सूट में था, आंखों में भी एक ब्लैक चश्मा। मिसाई बोलती है, एक्सक्यूज मी, एक चीज पूछना था कि आपके यहाँ। मिसाई इतना बोलती उससे पहले उनके रूम से शिनचैन जोर जोर से आवाज लगाने लग जाता है। वो कहता है कि हिमावारी को कुछ हो गया है। सुनते साथ ही हिरोशी एंड मिसाई वहां चले जाते हैं। मिसाई हिमा के पास जाके थोड़ी देर देख के बोलती है, हैरी, इसका शरीर तो आग जैसा गर्म है। हिरोशी बोलता है कि अचानक से बुखार कैसे चढ़ गया हिमा को, अभी तो वो ठीक थी। देखो मिसाई, हिमावारी को अभी यहाँ कुछ नहीं होना चाहिए, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं जाके देखता हूँ कुछ दवाई वगैरह का इंतजाम होता है कि नहीं, तुम हिमा के पास ही रहना, बोल के वो बाहर चला जाता है। मिसाई हिमा को गोद में लेकर बुखार चेक कर रही होती है। शरीर बहुत ही ज्यादा गर्म था, इतना तेज बुखार, वो भी अचानक से। वो शिनचैन से कहती है, अरे ये स्क्रॉल्स ऐसे क्यों पड़े हैं, पता नहीं किसका ना किसका है, इन्हें लगा के बॉक्स में रखो जल्दी। थोड़ी देर बाद हिरोशी वापस आ जाता है। वो कहता है कि दवाई वगैरह अभी नहीं मिलेगा, ट्रेन अगले स्टेशन पे रुकने पे तब जाके लेना पड़ेगा। वो लोग फिर ऐसे ही थोड़ी देर रूम में बैठे रहते हैं। हिमावारी का बुखार कमने का नाम नहीं ले रहा था, ऊपर से कैमरे का पता नहीं। हिरोशी कहता है, पता नहीं कौन सी खुजली मची थी कि इस फ्री वेकेशन के लिए हम निकल आए, अब बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिख रही है। तभी पास वाले रूम से एक हल्का आवाज आता है। ये सभी लोग सुनते हैं मगर समझ नहीं आता कि आवाज है किसका। हिरोशी फिर अपना कान दीवार से लगा के सुनने की कोशिश करता है। कुछ भारी आवाज, जैसे दीवार से जोर से लगने की आवाज एंड ऐसे ही बहुत सारे अजीब आवाजें। साथ ही में ऐसी आवाजें भी आ रही होती है जैसे मानो कोई भारी चीज को घसीट रहा हो। हिरोशी कहता है, पता नहीं कुछ अजीब आवाजें आ रही है, जैसे कोई कुछ घसीट रहा हो और दीवार पे मार रहा हो।
खैर अभी तो आवाज आना बंद हो गया है। मिसाई कहती है, शायद से वो ब्लैक सूट वाला आदमी बैग सेट कर रहा होगा। अरे क्यों ना हम उनसे पूछ के देखें? आप जाके पूछ के आइए। हिरोशी फिर वही करता है। वो उस रूम के डोर के पास जाके कम से कम 4 से 5 बार आवाज लगाता है, मगर इस बार कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसलिए हिरोशी वापस अपने रूम में लौट आता है। इसके 1-2 घंटे बाद हिमावारी का बुखार पहले से थोड़ा ठीक हो जाता है। अभी बुखार है लेकिन थोड़ा सा सुधार जरूर आया है। उनके दरवाजे पे हिरोशी आके खड़ा हो जाता है। मैं पिछले 1 घंटे से लोगों से पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी के पास गलत पार्सल नहीं पहुंचा। एंड ये जो बॉक्स हमारे पास है उसके बारे में भी किसी को नहीं पता। या तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सच में किसी के पास गलत पार्सल नहीं गया, और क्या पता कहीं दूर किसी को दे दिया हो। मिसाई जवाब देते हुए बोलती है कि अब उसको जाने ही दो, जो हो गया उसका कुछ नहीं कर सकते। ट्रेन अब भी उसी तेजी से चल रहा था। दोपहर होकर अब लगभग शाम हो ही गया है, क्योंकि बाहर धूप कम होके अंधेरे ने अपना कब्जा जमा लिया था। एंड एक एक करके ट्रेन के रूम्स में लाइट्स भी चालू होने लगी थी। हम दोबारा से नोहारा फैमिली के रूम को देखते हैं। हिमावारी का बुखार अब उतर चुका था, लेकिन वो पूरी तरीके से सही नहीं हुई। मिसाई के गोद में वो फिलहाल आराम से सो रही थी। हिरोशी राइट साइड में लेटा हुआ था एंड उसके सर के पास रूम का जो खिड़की था उस पे सर चिपका के शिनचैन बाहर का नजारा देखने में बिजी था। उस ग्लास के विंडो में बाहर का नजारा तो दिख ही रहा था, साथ ही में लाइट की वजह से शिनचैन का अपना रिफ्लेक्शन भी उसी ग्लास में थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा था। वो देख रहा था तेज चलती हुई बाहर का दृश्य। उसी के साथ काले बादलों से बना हुआ आसमान में एक डरावना सा चेहरा। माहौल वाकई में अजीब था। शिनचैन अभी शांत खड़ा था, चुपचाप। वो वहाँ खड़े खड़े नजारा देख ही रहा था कि उसने देखा ग्लास के हल्के रिफ्लेक्शन में उसका जो छवि बना हुआ था वो उसके विरुद्ध जा रहा है। ग्लास से चिपका हुआ उसका चेहरा, जिसके रिफ्लेक्शन में एक डरावना मुस्कान और बड़ी बड़ी आंखें जो उसी को देख रही है। ये नोटिस करते ही शिनचैन बौखला कर पीछे जा गिरता है। अरे शिनचैन बेटा, क्या हुआ? शिनचैन बताते हैं कि उस खिड़की के ग्लास पे उसके रिफ्लेक्शन में एक अजीब स्माइल उसने देखा। हिरोशी उसे अपने से हटाते हुए कहता है, बेटा तुमने भूत देख लिया क्या? ऐसा कुछ नहीं होता। दरअसल अपने रिफ्लेक्शन को ज्यादा देर तक देखने से लोगों को अक्सर अजीब चीजें दिखाई देती है। ये बस दिमाग का खेल है। जो भी कहो, इस हादसे के चक्कर में शिनचैन कुछ ज्यादा ही डर गया था। वो खिड़की से दूर डोर के पास वाले दीवार के पास जाके बैठ जाता है। खैर, उन्हें वेकेशन मनाने जहाँ पे जाना है वहाँ तक परसों सुबह ही पहुँचेगा ये ट्रेन। उससे पहले तक यही ट्रेन में सफर करना होगा। शाम से बढ़ के देखते ही देखते रात के आसमान में गहरा काला रंग फैल जाता है। अभी फिलहाल रात के 2 बजे होंगे। नोहारा फैमिली सो रही है। रूम में दाएं तरफ हिरोशी एंड शिनचैन एंड लेफ्ट में मिसाई हिमावारी। ट्रेन के छुप छुप आवाज के साथ नींद बड़ी गहरी हो जाती है, लेकिन हिरोशी जो अभी सो रहा था उसके कान पे ट्रेन के अलावा भी कुछ और आवाजें आना शुरू हो जाता है। हिरोशी नींद में ही सुनता है, जैसे मानो कोई उसको पुकार रहा हो, जैसे कोई हल्के से उसके कान के पास आके उसका नाम ले रहा हो। हिरोशी, हिरोशी, उठो हिरोशी। हिरोशी की नींद इस हल्के आवाज से आधी टूट जाती है, लेकिन तब भी वो आवाज आनी बंद नहीं होती। हिरोशी, हिरोशी, ओए हिरोशी, तुम सुन रहे हो ना? अब की बार उसकी आंखें खुल जाती है। उसे लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, लेकिन जब आंखें खोलने के बाद भी वो आवाज आया तब उसे यकीन हो गया कि वो आवाज सपने में नहीं बल्कि हकीकत में वो सुन रहा था। वो अपना गर्दन दूसरी ओर करता है जहाँ से वो आवाज आ रहा था, मगर वहाँ कुछ नहीं होता। हिरोशी फिर से सोने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वो आवाज पहले से भी ज्यादा घिनौनी और अजीब थी, जो सुन के वो सीधा नींद से उठ के सीट में ही बैठ जाता है। इस हलचल से पास वाले सीट में मिसाई की नींद भी टूट जाती है।
अरे आप ऐसे बैठे क्यों हो? हिरोशी अभी उसको ये सब नहीं बताना चाहता था। वैसे ही पूरा दिन उनका सही नहीं गया, ऊपर से अभी नया डर पैदा ना हो इसलिए वो कहता है, अरे कुछ नहीं, बस वो बुरा सपना देख लिया था। वो फिर लेट जाता है, आंखें बंद करके यूं ही पड़ा रहता है। लेकिन ठीक 2 घंटे बाद जब हिरोशी को नींद आ ही रहा था, वो फाइनली सोने ही वाला था, तभी मिसाई हल्के से बोलती है, अरे यार एक गंध कैसा है, इतना तेज गंध। हिरोशी उसके बात का जवाब देता है, तुम अब तक सोई नहीं? वैसे रुको, ये तेज गंध, ये तो सड़न की बदबू है, जैसे कुछ सड़ चुका है। मिसाई बैग से एक रुमाल बाहर निकाल के नाक में पकड़ लेती है। इतना तेज बदबू फैला था, लेकिन किसका था वो पता नहीं। उन्हें लगा कि मे बी पास कहीं से आ रही है। जो भी हो, अगले 5 मिनट तक ये सब सहने के बाद फिर जाके गंध थोड़ा हल्का हुआ एंड इनको भी धीरे से नींद आ गया। उसके बाद हम अगले दिन सुबह का सीन देखते हैं। सुबह सुबह ठंडे हवा को चीरते हुए तेज गति से ट्रेन बाहर आता है। उसी के साथ सीटी की आवाज, सबको समझ आ जाता है कि वो लोग सामने ही एक स्टेशन पे रुकने वाले हैं। देखते ही देखते ट्रेन उस स्टेशन पे आके रुक जाती है। फिलहाल टाइम हो रखा था सुबह के 11 बजे। ये ट्रेन अब फिर 11:30 पे ही यहाँ से रवाना होगी। तो इस छोटे से ब्रेक के अंदर सब लोग ट्रेन से बाहर आके सामान वगैरह खरीदने में बिजी हो जाते हैं। कुछ लोग बाहर खाना वगैरह खाते हैं, तो कुछ लोग बस हवा खाने निकले होते हैं। मिसाई हिमावारी के साथ ट्रेन से निकल के सामने ही एक दुकान पे जाती है। वो आज के लिए सब खाना वगैरह खरीद लेगी। दूसरी तरफ हिरोशी शिनचैन के साथ बाहर आया था। अरे शिनचैन ना मेरे साथ आया था, लेकिन कहीं पे दिख क्यों नहीं रहा? हिरोशी एक पल के लिए घबरा जाता है। वो फिर उसे ढूंढते हुए ट्रेन में ही चढ़ जाता है। अरे शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? शिनचैन दरअसल उसके पास वाले रूम के डोर के सामने खड़ा था। वो वहाँ पे दरवाजा पीट रहा था एंड आवाज लगा रहा था। अरे बेटा, दरवाजा तो बाहर से बंद है, तो भीतर से रिस्पॉन्स थोड़ी ना मिलेगा। चलो हम बाहर जाते हैं थोड़ा हवा खाने। ये लोग फिर बाहर चले जाते हैं। थोड़ी देर स्टेशन में घूमने के बाद उन्हें एक आदमी दिखता है, बड़ा ही विचित्र आदमी। इनका उम्र भी बहुत ही ज्यादा दिख रहा है। सफेद जापानीज कपड़ों में, सर पे बड़ा सा टोपी, गले में धागे का माला, जिसमें लटकी हुई थी बहुत सारे भारी कागज जिसमें कुछ लिखा हुआ भी था। वो दद्दू धीरे से चलते हुए आ रहे थे, लेकिन पता नहीं कि वो हिरोशी एंड शिनचैन के पास से जब गुजर रहे थे तब वो अचानक से वहीं पे रुक गए। बुजुर्ग आदमी अपना गर्दन हल्के से उनकी ओर करते हैं, करके थोड़ी देर ऐसे ही देखते हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर तुम्हारे पास वो है जिसमें 7 है। अगर उसे खोला तो फिर 7 होने से पहले, 7 बजने से पहले किसी साथी को वो दे देना, वरना 7 सागर पार हो जाएगा। 7 सागर पार हो जाएगा। दादाजी क्या सब चीजें बोल के वहाँ से चले जाते हैं। हिरोशी और शिनचैन को तो कुछ भी समझ नहीं आता। शिनचैन कहता है, डैड, इन दादाजी को शायद से मैंने पहले कहीं देखा है। हिरोशी बोलता है, बेटा जाने दो, अभी तो खैर ट्रेन दोबारा भागने वाली है एंड अगले दिन ही वो सब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। थोड़ी देर बाद ट्रेन दोबारा पहले जैसा चलने लगती है। स्टेशन को पीछे छोड़ते हुए वो एक हरे खेत के बीच में से गुजरने लगती है। ये शांति, ये खूबसूरत माहौल आखिर कब तक? कहते हैं दिन के उजाले में सब कुछ जीवित नजर आता है, लेकिन जैसे ही काले घने रंग में आसमान रंगता है, उसी के साथ छुपी हुई काली शक्तियां भी चारों तरफ मंडराने लग जाती है। वो अंधेरे में झूमती है, लोगों के नजरों के आड़ में। अभी ट्रेन तेज गति में आगे बढ़ते बढ़ते दिन से कब शाम हो गया पता ही नहीं चला। हम देखते हैं हिरोशी, मिसाई, हिमावारी, शिनचैन सब रूम में ही बैठे हैं। तभी उनके डोर के बाहर से एक आवाज आता है, एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ा सा काम था। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हिरोशी बोलता है,
आप एग्जैक्टली हो कौन? देखिए, मैं यही पास के रूम से हूँ। मुझे बस एक इम्पोर्टेंट चीज पे थोड़ी बात करनी थी, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। वो लोग फिर उनको आने देते हैं। परमिशन मिलते ही एक आदमी जिसका कद हिरोशी जितना ही था वो अंदर चला आता है। माफ कीजिएगा, दरअसल मुझे कुछ सवाल पूछने थे। वो आदमी कहते हुए सीट पे बैठ जाता है। पहनावा की बात करें तो वो भी एक ब्लैक सूट में था विद काला चश्मा। वो कहता है, मेरी गुस्ताखी को माफ कीजिए, आप जो यहाँ 1 से 2 दिन से हो, क्या आपने कुछ अजीब चीजें नोटिस किया है? मिसाई कहती है, अजीब मतलब? अजीब क्या ही होगा यहाँ पे? देखिए मैडम जी, मेरे कहने का मतलब है, क्या आपने यहाँ कुछ अलग अननेचुरल कुछ फील किया है? हिरोशी थोड़ा सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या हो अगर ये बंदा कोई लाइफ इंश्योरेंस वाला बंदा हो जो कि यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस बेचने आया हो। देखिए भाई साहब, हमारे साथ तो कुछ अजीब नहीं हुआ है। अब तक तो सब कुछ ठीक ही चल रहा है। वो सूट वाला बंदा इसके रिस्पॉन्स में खड़ा हो जाता है। वो बोलता है, ठीक है, अभी के लिए फिर मैं जाता हूँ, बोल के वो रूम से बाहर चला जाता है। तब मिसाई कहती है कि उस आदमी का पहनावा बिल्कुल उसी बंदे से मैच हो रहा था। क्या मतलब वो उसी बंदे से मिला हुआ हो? मतलब दोनों एक दूसरे को जानते हो? हिरोशी बोलता है, हो सकता है, लेकिन मैं नहीं जा रहा अब वहाँ। कह के हिरोशी सीट पे लेट जाता है। इसके थोड़ी देर बाद अभी शाम के 6:15 ही हुए थे कि हिरोशी फिर से कल की तरह दीवार के उस पार कुछ आवाजें सुनता है, लेकिन किसकी आवाज वो समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से लाइट ही चली जाती है। नॉर्मली ऐसे ट्रेन में लाइट जाना इम्पॉसिबल है, मगर अब कर भी क्या सकते हैं। हिरोशी बोलता है, अजीब बात है। वो रूम से बाहर आके देखता है तो बाहर जितने भी रूम थे सभी में लाइट आ रहा था, बस उनके रूम में ही प्रॉब्लम हो रखा है। लो, लगता है कि हमारे वाले पे ही प्रॉब्लम है। मुझे अब जाके किसी से बात करना पड़ेगा इसके बारे में। तुम लोग यही बैठो। मिसाई तब दरवाजे से एक हाथ दूर खड़ी थी। उनके रूम में ही गहरा अंधेरा हो रखा था, बाकी हर जगह लाइट्स थी। वो वह खड़े खड़े कुछ सोचने लग जाती है। तभी उसके पीठ पे उंगली से मारता है, मतलब किसी को जैसे उंगली से ऐसे 2 बार मार के बुलाते हैं वो वाला। मिसाई कहती है, अरे शिनचैन बेटा, क्या बात है? शिनचैन मिसाई को बोलता है कि क्या हुआ मॉम? ये शिनचैन का जो आवाज था वो मिसाई के पीछे से नहीं बल्कि रूम के बाहर सामने से आती है। यह एहसास होते ही मिसाई वहीं पे जम जाती है, क्योंकि अगर शिनचैन रूम से बाहर है तो उसके पीठ में जो स्पर्श हुआ वो किसका हो सकता है। वो हिम्मत करके हल्के से पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। लगता है मुझे वहम हो रहा है, बोल के वो एक पैर बढ़ाई थी कि उसे ऐसा लगा जैसे 2 हाथ ट्रेन के फर्श में से निकलकर उसके दोनों पैर को पूरी तरीके से जकड़ लिया हो। इसी के साथ मिसाई जोर से चीखने लग जाती है। इस शोर से आस पड़ोस में जो लोग थे वो सब यहाँ आ जाते हैं, साथ ही में हिरोशी भी। लोग उसे किसी तरह शांत करते हैं। देन लाइट भी चली आती है, लेकिन मिसाई अब रूम से दूर चलने वाले एरिया में आके विंडो के पास खड़ी थी। उसके बाजू में एक दरवाजा भी था जो कि खुला हुआ था। हिरोशी उसके पास आके बोलता है, मिसाई, तुम्हें नहीं लग रहा कि ये सब जो हो रहा है हमारे साथ वो काफी अजीब है? शिनचैन जवाब देता है, हाँ डैड। मिसाई कहती है, बहुत बहुत अजीब। अच्छा होता अगर हम आते ही नहीं। देखो, मुझे जितना लगता है मिसाई, मेरे समझ में एक चीज जरूर आ रही है, लेकिन क्या है वो सूझ नहीं रहा। शिनचैन कहता है, डैड, उस दादाजी ने कुछ साथ कहा था ना, कहीं साथ साथ रहने की बात तो नहीं? हिरोशी थोड़ा सोचता है, देन वो नीचे बैठ जाता है। शिनचैन बेटा, याद है उन्होंने क्या कहा था? साथ है वो, याद करो हमारे यहाँ साथ क्या है? जवाब मिसाई देती है, वो 7 स्क्रॉल्स। बिल्कुल सही, साथ है वो, और साथ होने से पहले, 7 बजने से पहले किसी साथी को देना होगा, वरना 7 सागर पार हो जाएगा। मिसाई बोलती है, 7 सागर का मतलब जान चले जाना है शायद। अगर हम पहले से गिने तो सबसे पहला अजीब हादसा हुआ था हिमा के साथ, फिर शिनचैन, फिर मैं,
फिर मिसाई एंड अभी थोड़ी देर पहले मिसाई के साथ हुआ फिर से। हिरोशी का कहना है कि कुल मिला के अभी 5 अजीब हादसे हो चुकी है एंड जैसे कि बुजुर्ग आदमी ने बोला 7वीं हादसा 7 बजे ही होना चाहिए, उससे पहले ही स्क्रोल को किसी और को देना पड़ेगा। चीजें समझ में आते ही हिरोशी तुरंत रूम के अंदर चला जाता है। वो वहाँ उस स्क्रोल के बॉक्स को बैग से निकाल रहा होता है, मगर मिसाई देखती है हिरोशी जहाँ बॉक्स ढूंढ रहा था उसके पीछे एक काली परछाई भी थी। वो एक पल के लिए आके आंखों से ओझल हो गई। शिनचैन कहता है अभी रूम के विंडो में उसने किसी का चेहरा देखा है, वो बिल्कुल उसकी तरह था लेकिन एक मुस्कान के साथ। हिरोशी बॉक्स लेकर रूम से बाहर आ ही रहा था कि लाइट दोबारा चली जाती है। अबे यार लाइट क्या हो रहा है आज। लेकिन उसी मोमेंट पे हिरोशी रियलाइज करता है कि उसके पैरों को किसी ने अपने हाथों से जकड़ा हुआ है। साथ ही साथ उसके कान में एक अजीब आवाज आना शुरू हो जाता है, ऊपर से अजीब सड़न की बदबू। रूम अंदर से इतना काला पड़ गया था कि बाहर से अंदर देखे तो लगभग कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी गहरे अंधेरे में एक घिनौना हाथ हिरोशी के कंधे में पड़ता है। हिरोशी, हिरोशी, पीछे देख ना। यह पल अनुभव करते हुए हिरोशी मानो डर से बेहोशी हो गया था। उसके हाथ में वो बॉक्स अब भी था। बॉक्स हाथ में कसा हुआ था मगर वो खुद होश से परे जगह पे ही जमा हुआ पुतला बन गया था। मिसाई आवाज लगाती है 1 बार 2 बार, फिर अचानक से हिरोशी होश में आ जाता है। आते साथ ही बंदा दौड़ते हुए रूम से बाहर निकल आता है। मिसाई, शिनचैन भागो यहाँ से, अब बहुत ही देर हो चुका है। मिसाई डरते हुए लगभग रोने ही लग जाती है। उसे पता था कि अब आखिरी जो 7वां श्राप था वो किसी भी पल होगा जो एक मौतम लेकर आएगा। हिरोशी भागते हुए लड़खड़ा जाता है एंड वहीं पे गिर पड़ता है। तभी उसके हाथ से कोई उस बॉक्स को ले लेता है। अगर मुझे पहले पता होता तो इतनी मेहनत ना करना पड़ता। दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर नोहारा। मिसाई देखती है वो एक आदमी था, गहरे लाल सूट में, हल्के पीले बालों में, उसके आंखों में एक गहरा नीला चमक था। वो बंदा तुरंत मिसाई को एक लात मार के गिरा देता है। फिर वो बॉक्स को लेकर कहीं पे जाने लगता है, लेकिन वहाँ पे तब 10 से 20 ब्लैक सूट में आदमी आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है तो तुमने ही हमारे 2 बंदों को मारा था। फिर सब लोग यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं। इस हाथापाई में सभी लोगों को वो आदमी धराशायी कर देता है एंड आखिर में वो बॉक्स को लेकर बस ट्रेन के उस डोर के पास खड़ा ही था। शिनचैन दूर से देखता है उस बंदे के पीछे से जो खुला हुआ दरवाजा था उसमें से गहरी काली परछाइयां उस आदमी को जकड़ के एक ही पल में उसे वहां से ले जाती है। यह दृश्य बहुत ही भयानक था। जाते वक्त वो बॉक्स एंड स्क्रॉल्स ट्रेन से नीचे पटरी पे कहीं पे गिर जाती है। उन काली परछाइयों ने जब उस आदमी को यहाँ से ले गया, उसके थोड़ी देर बाद शिनचैन एक बहुत ही डरावना सा चीख सुनता है। अब वो किसका था वो बताना मुश्किल है। हम अगले दिन का सीन देखते हैं। नोहारा फैमिली होटल में बैठे होते हैं। उनको पता चलता है कि ये ब्लैक सूट वाले बंदों ने ही वो स्क्रॉल मंगवाया था इजिप्ट से, लेकिन गलती से पार्सल अदला बदली हो गया और उन लोगों से वो स्क्रॉल छीनने के लिए वो मिस्टीरियस आदमी भी आया था ट्रेन में, जिसने 2 बंदों को ट्रेन में ही लपेटा था। एंड आखिर में उसका क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। जो भी हो, हिरोशी को उसका कैमरा मिल गया था उसी ब्लैक सूट वाले के रूम में। तो ये जो स्टोरी है तुम इसको मिस्ट्री और हॉरर का मिक्सचर बोल सकते हो। पूरी तरीके से हॉरर स्टोरी नहीं है। अगर तुम्हें ये स्टोरी पसंद है तो यहाँ पे क्लिक करके ऐसे और देख लो। मिलते हैं अगले वीडियो में, उससे पहले बाय बाय।